3D ज्योमेट्री का ये मोटा-मोटा एनालिसिस है जो कि 2025 में जनवरी और अप्रैल में पूछा गया था। डीआर और डीसी से उसने एक क्वेश्चन पूछा है, मतलब बहुत ही आसान सा टॉपिक होता है ये। ऑल्दो थोड़ा-सा कैलकुलेशन ज़्यादा होती है कई बार, बट स्टिल डूएबल क्वेश्चन होता है। सेक्शन फॉर्मूला वगैरह से उसने 2 क्वेश्चन पूछे हैं। बचपन में पढ़े होते हैं ये सब चीज़ें तुमने। अब लाइन का पोर्शन तुम देख रहे हो कितना बड़ा है। मतलब लाइन से उसने 33 क्वेश्चंस पूछे हैं यार। समझ पा रहे हो तुम? कितना अच्छा खासा वेटेज है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि उसने प्लेन से क्वेश्चन ही नहीं पूछे हैं तुमसे। अब लोगों को कई बार प्लेन टिपिकल लगता है लाइन के कंपैरिजन में, बट लाइन तो आसान है ना, तो वो तो तुम कर ही सकते हो। ये वाले दोनों पोर्शन जब तुम देखोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा स्क्यू लाइन। अब स्क्यू लाइन से उसने 8 क्वेश्चन पूछे हैं, और स्क्यू लाइन में है क्या, गिना चुना एक फॉर्मूला, बस तुम्हें उसको अप्लाई करना आना चाहिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, और एक आधी प्रोफाइल और होगी। अगर तुमने वो सीख लिया तो ये 8 क्वेश्चंस डूएबल है भाई, बिल्कुल खत्म क्वेश्चंस है। और पॉइंट और लाइन में क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना, इमेज ऑफ द पॉइंट निकालना, एंगल बिटवीन लाइंस भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, इक्वेशन ऑफ लाइन को भी काफ़ी डिटेल में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मेट क्या रहेगा, फॉर्मेट ये रहेगा कि एक एक प्रोफाइल उठाएंगे, उससे रिलेटेड थ्योरी, और फिर उसके बाद में पीवाईक्यू करते जाएंगे। ठीक है, जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को रिवाइज करने का ट्राई करेंगे। वेटेज के बारे में तो मेरे को कुछ ज्ञान देने की जरूरत ही नहीं है भाई। 36 क्वेश्चंस, जस्ट लुक एट दीज मैन। इन दोनों पोर्शन को देखो भाई, तुम एक 22 क्वेश्चन आए हैं इनसे, और एक सिंगल प्रोफाइल है ये। क्यों हो जाती है ये यूं चुटकी बजाते हुए। हमारा जो पहला टॉपिक है ना, वो है डीसी और डीआर। ये बहुत ही फंडामेंटल सा टॉपिक है, बहुत ईजी है। इस पे एक क्वेश्चन भी कर लेंगे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। सबसे पहले इसका मतलब समझ लेते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन को अलग से डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले तुम्हें क्या दी गई है, एक लाइन दी गई है। अगर उसके पैरेलल मैंने कोई एक यूनिट वेक्टर बना दिया, ध्यान से सुनना, अगर मैंने यूनिट वेक्टर बना दिया तो उसको मैं बोल देता हूँ डीसी है। अब इस यूनिट वेक्टर का कोई भी मल्टीपल अगर मैं ले लूंगा तो वो सारे क्या रहे होंगे, मेरे डीआर रहे होंगे। इन दोनों का यूज कहाँ होता है, लाइन की डायरेक्शन के लिए यूज होता है। अब अगर मैं इस डायरेक्शन में ले रहा हूँ तो इसके जो अपोजिट वाली डायरेक्शन रही होगी, वो वेक्टर भी तो इस लाइन के पैरेलल रहा होगा। तो इस तरह से दो दो डीसीज वगैरह हो सकते हैं लाइन के लिए। समझ गए होंगे बात को। और डीआर जो है वो काफी सारे हो सकते हैं ना, तो डीआर तो यूनिक नहीं है, बट डीसी जो रहा होगा तुम्हारा, वो क्या रहा होगा, यूनिक रहा होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या रहा होगा, 1 रहा होगा। काफी सारे डीआर हो सकते हैं ना यार, ये भी डीआर है, ये भी डीआर है। समझ रहे होंगे बात को। अब इनको डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या थी, ये कोई लाइन थी, इसके पैरेलल कोई एक वेक्टर था, ए वेक्टर। ठीक है, वो पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई और पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहा था। तो अगर मैंने उनका कोसाइंस ले लिया, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये जो होते हैं, इन्हें तुम्हें क्या बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, अब क्योंकि मैंने बताया था कि डायरेक्शन कोसाइंस जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, यूनिट वेक्टर। तो ये क्या है, आई का कंपोनेंट, ये जे का कंपोनेंट, ये के का कंपोनेंट, तो इनके स्क्वायर्स का सम क्या रहा होगा, 1 रहा होगा। और एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू भी 1 ही रहा होगा। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल एम एन से ही तो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा कोई ए वेक्टर था, इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखा गया है। फिर इस तरह से डिफाइन किया जाता है डायरेक्शन रेशियोज को। किस तरह से, कि कोई 3 एलिमेंट थे, इनके प्रोपोर्शनल में एबीसी दे रखे थे, तो ये रेशियो जब तक इक्वल हो रहा था, इसीलिए डीआर्स को कभी भी इक्वल नहीं लिखा जाता, प्रोपोर्शनल की फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये बात मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि जो डीआर्स होते हैं वो यूनिक नहीं होते, काफी सारे हो सकते हैं। और डीसी जो रहा होगा वो क्या रहा होगा, तुम्हारा यूनिक रहा होगा। अब ये जो बात है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात है। क्या बोल रहा है कि ऑल द डीसीज आर डीआर्स, मतलब सारे जो डायरेक्शन कोसाइंस है ना, वो तो डायरेक्शन रेशियो हैं, डेफिनेटली हैं, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ये बात तुम समझ गए होंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि सारे डायरेक्शन रेशियो जो होंगे वो डीसी होंगे, उनका तो यूनिट वेक्टर होना जरूरी नहीं है। क्या बोल रहा है कि एंगल निकालना है तुमको दो लाइंस के बीच में जिनमें रिलेशन ऐसा ऐसा कुछ दे रखा है। तो साफ साफ दिख रहा है, सबसे पहले एल की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो वो कितनी आएगी, 5m माइनस 3n। फिर मैंने उसको इसमें सब्सटीट्यूट कर दूंगा। ठीक है, इसमें सब्सटीट्यूट करने के बाद मजदूरी है, उस वो तुम्हें खुद करनी है। जब तुम मजदूरी कर लोगे तो एक्सप्रेशन क्या आता है, तुम्हारा एक्सप्रेशन आता है 180 टाइम्स ऑफ एम स्क्वायर माइनस 2110 टाइम्स ऑफ एम एन प्लस 60 एन स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब ये क्या बन गया तुम्हारे पास एक, इसको क्या ले लो, यहाँ से 30 से डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा तुम्हारा 6m स्क्वायर माइनस का 7mn प्लस कितना 2n स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब ये क्या बन चुका है, तुम्हारा एक होमोजीनियस एक्सप्रेशन बन चुका है। तो पहले तो इसको n स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो जैसे ही n स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे ये m/n में क्वाड्रेटिक बन जाएगा यूं। अब इसके क्या कर लो, रूट्स फाइंड कर लो, तो बहुत आसान है। जब तुम इसके रूट्स फाइंड कर लोगे तो तुम्हें दो वैल्यूज मिल जाएगी। एक बार m/n 2/3 रहा होगा, या फिर तुम्हारा m/n कितना रहा होगा, हाफ रहा होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं कल को तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, नहीं होगी बिल्कुल।
ठीक है। अब यहाँ के बाद जो है ना, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद कई लोग क्या करने लग जाते हैं, बहुत लेंदी अप्रोच लगाने लग जाते हैं। ऑलरेडी कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चंस होते हैं ये, तो थोड़ा टाइम सेव करने के लिए तुम थोड़ा दिमाग लगा सकते हो। क्या कि जो एल की वैल्यू दी गई थी वो कितनी थी, 5m माइनस 3n, तो वो यहाँ बना दो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यूज करके। तो 5m माइनस 3n कितना रहा होगा, ये 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 3 रहा होगा, तो ये 10 माइनस 9 कितना, 1। इसकी वैल्यू, अब ये क्या था, एल, तो एल बाई 1, तो तुम्हारे पास रिलेशन क्या आया, तुम्हारे पास रिलेशन आ गया एल बाई 1 इज इक्वस टू एम बाई 2 इज इक्वस टू एन बाई 3। एक रिलेशन ये आ गया। सिमिलरली तुम्हें काम यही यहाँ भी सेम काम करना है, तो कर लेते हैं यार। ठीक है, तो कितना बनाना है तुम्हें, 5m माइनस 3n, तो 5m माइनस 3n इज इक्वस टू 5 माइनस 2 इंटू 3, तो ये कितना बना तुम्हारा, l बाई माइनस 1 इज इक्वस टू वॉट, m बाई 1, रेशियो एंड प्रोपोर्शन लगा रहा हूँ, इज इक्वस टू n बाई 2, जो कि तुमने बचपन में पढ़ा होगा। अब ये दो चीज़ें आ गई तुम्हारे पास। अब इन दो चीज़ों के बाद तो एंगल निकालना बच्चों का खेल है, वो तुम बड़ी आसानी से कर ले जाओगे। ठीक, लाइन की इक्वेशन है ना, वो 3D का बेस है, तो ये तो तुम्हें आना ही चाहिए और उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। बहुत सिंपल सा टॉपिक है अगर तुम समझ पाते हो तो इसको 2D से रिलेट करने का ट्राई करना। 2D में जब तुम लाइन की इक्वेशन लिखते थे तो तुम्हें दो चीज़ों की ज़रूरत होती थी, एक तो तुम्हें चाहिए होता था पॉइंट और एक तुम्हें चाहिए होता था स्लोप। बट यहाँ 3D में स्लोप जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, हमें क्या दिया होता है, तो एक तो ये जैसे लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन तुम्हें लिखनी है, तो एक तो तुम्हें उसके ऊपर पॉइंट दिया होता है कि ये जो लाइन है ये इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास करती है, और दूसरा कि ये जो लाइन की डायरेक्शन है वो इस पर्टिकुलर वेक्टर के क्या है, पैरेलल है, तब तुम्हें लाइन की इक्वेशन लिखनी होती है। तो लाइन की इक्वेशन जो आती है वेक्टर फॉर्म में वो ये आती है, कैसे आती है वो भी मैं तुम्हें बता दूंगा, बट एक बार के लिए याद कर लो कि ये आती है ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। इसको तुम कैसे याद रखोगे, इसको तुम याद रखोगे पॉइंट प्लस लैम्डा टाइम ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, अब ये कैसे आती है वो देख लेते हैं। तो बट हमेशा दो ही चीजों की जरूरत होती है लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए, देखो एक तो फिक्स पॉइंट और एक क्या, डायरेक्शन। 2D में भी ऐसा ही था, या तो पॉइंट और स्लोप दिया गया होता था या फिर तुम्हें कोई दो पॉइंट्स दिए गए होते थे। ठीक है, तो उससे रिलेट करने का ट्राई करो। अब आगे बढ़ते हैं कि ये आती कैसे है। ठीक है, तो ये वाली क्या दी गई थी तुम्हें, एक लाइन दी गई थी जिसकी इक्वेशन लिखनी थी, ये इसके पैरेलल थी, ये इसका फिक्स पॉइंट था, तो मैंने एक ओरिजिन माना। तो ओरिजिन से अगर मैं कोई एक वेक्टर मान लूँ, ओ ए वेक्टर, तो ए का पोजीशन वेक्टर ओ ए वेक्टर है, आर कोई जनरल पॉइंट है लाइन पे, आर कोई जनरल पॉइंट है लाइन पे, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या रहा होगा, ओ आर वेक्टर रहा होगा। तो अगर तुम यहाँ से ए आर वेक्टर को देखोगे तो साफ साफ दिख रहा है कि जो ए आर वेक्टर है वो किसके पैरेलल है, बी वेक्टर के। तो ए आर वेक्टर इज पैरेलल टू द बी वेक्टर, तो ए आर वेक्टर को तुम क्या लिख सकते हो, लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, और ए आर वेक्टर क्या रहा होगा, हेड माइनस टेल लिखोगे तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। इसको तुम कैसे याद रखोगे कि जो लाइन की इक्वेशन आई होगी वेक्टर फॉर्म में वो कैसी रही होगी, पॉइंट प्लस लैम्डा टाइम ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, इस तरह से तुम इसको याद रखोगे बढ़िया से। अब कोई ऐसा तो नहीं है जो बोल देगा कि मैं इसी लाइन की इक्वेशन नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि मुझे तो यहाँ दो पॉइंट दे दिए गए हैं बट मुझे तो डायरेक्शन चाहिए। अरे तो डायरेक्शन निकाल लेना यार, इस डायरेक्शन में है ना, ये लाइन की डायरेक्शन क्या है, ये वाली डायरेक्शन। इस वेक्टर को नहीं निकाल पाएगा क्या, तो डायरेक्शन वेक्टर क्या रहा होगा इसका, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर रहा होगा। तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है वेक्टर फॉर्म में, मैंने बताया था फिक्स पॉइंट। अब कोई सा भी एक पॉइंट ले ले, तो ए अगर मैं पहला वाला पॉइंट ले लूँ प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन वेक्टर क्या है तेरा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर है। ये क्या है, फिक्स पॉइंट है। तुम्हें क्या दिया है, तीन लाइन दी है, तीनों लाइन की इक्वेशन किस फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में है। ये है तुम्हारा पॉइंट, ये है डायरेक्शन, सिमिलरली ये पॉइंट ये डायरेक्शन, और इसमें पॉइंट नहीं दिया है, केवल डायरेक्शन दिया है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो मतलब ये ओरिजिन से पास कर रहा है, ऐसा कह सकते हैं। फिर ये बोल रहा है कि कोई तीन लाइंस दे रखी थी जिसमें L1 जो था वो L2 के परपेंडिकुलर था, एक इन्फोर्स नहीं है दी। तो जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता जाता है वैसा वैसा करते जाओ। अगर ऐसा है तो क्या रहा होगा कि दोनों के डायरेक्शन वेक्टर्स क्या रहे होंगे, आपस में परपेंडिकुलर रहे होंगे। इसको अगर मैं b1 बोल दूं, इसको अगर मैं b2 बोल दूं, तो यहाँ से क्या आया होगा, b1 डॉट b2 कितना आया होगा, 0 आया होगा। b1 कितना है तुम्हारा, तो b1 है तुम्हारा 1 कॉमा माइनस 1 कॉमा 2, ये ऑब्वियसली मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। b2 कितना है तुम्हारा 3 कॉमा 1 कॉमा p, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट उसमें 0 दे रखा है, तो ये कितना रहा होगा तुम्हारा 3, और ये रहा होगा -1 प्लस का 2p इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से साफ साफ p की वैल्यू आ गई कितनी, -1। तो तुम्हें क्या पता है अब, तुम्हें दोनों वेक्टर्स के, दोनों लाइंस के डायरेक्शन वाले वेक्टर पता है। फिर तीसरी लाइन का डायरेक्शन वेक्टर तुम्हें निकालना होगा। अब उसके लिए उसने इन्फॉर्मेशन दी है क्या, कि जो L3 है वो क्या है, परपेंडिकुलर है L1 और L2 दोनों के। तो अगर L3 इन दोनों के परपेंडिकुलर है, L3 का डायरेक्शन वेक्टर अगर B3 में बोल दूं, तो B3 भी तो इन दोनों के परपेंडिकुलर रहा होगा। हाँ बिल्कुल रहा होगा। तो B3 अगर इन दोनों के परपेंडिकुलर है तो B3 की डायरेक्शन क्या रही होगी, B3 की डायरेक्शन तुम्हारी क्रॉस प्रोडक्ट से आ जाएगी। ठीक है, ये तो तुम्हें पता ही होता है वेक्टर वाले रिजल्ट से।
कि B3 B1 और B2 दोनों के परपेंडिकुलर है। तो I J K ये तुम्हें निकालना आता है, बचपन में सीखा होता है तुमने ये, मतलब वेक्टर में सीखा होता है। तो ये कितना है तुम्हारा 1, -1, 2, ये है तुम्हारा 3, 1, -1। अब यहाँ से B3 निकाल लो, तो आई कैप वाला कंपोनेंट कितना आ गया, ये आ गया तुम्हारा 1, 1 -2 -1। जे वाला कंपोनेंट निकालो तो वो कितना आ गया तुम्हारा -1, -1 -6 माइनस का 7 प्लस, सॉरी इधर माइनस आता है, ठीक है। के कैप वाला कंपोनेंट निकालो, वो कितना आ गया तुम्हारा 1 + 3 4, ठीक है। तो तुम्हें B3 मिल गया, मतलब उसका डायरेक्शन वेक्टर मिल गया। अब L3 की इक्वेशन क्या दी हुई थी, ध्यान से अगर देखोगे तो डेल्टा टाइम्स ऑफ डायरेक्शन वेक्टर। तो डेल्टा और डायरेक्शन वेक्टर कितना है, माइनस का आई कैप प्लस का 7 जे कैप, और इधर प्लस का 4 के आएगा ना, देखो हाँ प्लस का 4 के। तो ये मिल गया तुम्हें। अब अगर यहाँ तक तुम पहुँच गए, अब तो कुछ नहीं है, ऑप्शन देखना उसमें डेल्टा की वैल्यू सेटिस्फाई कराना, तो तुम्हें पॉइंट मिल जाएगा जो कि लाइन पे क्या कर रहा होगा, लाई कर। वेक्टर फॉर्म में लाइन की इक्वेशन निकाली, कार्टेशियन फॉर्म में निकालने के लिए तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। आर की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर दो, आर था क्या जनरल पॉइंट, ए क्या था कोई फिक्स पॉइंट, उसकी जगह तुम ये सब्स्टिट्यूट कर दोगे। और जो तुम्हारा स्मॉल बी था, मतलब वो डायरेक्शन वेक्टर था ना, तो उसको अगर मैंने कैपिटल बी ले लूँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ मैंने बी लिया है तो तुम कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए तो उसको इससे रिप्लेस कर दिया। फिर टर्म्स को अगर मैं रीअरेंज कर लूँगा तो मुझे ये मिल जाएगा, जो कि है मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द कार्टेशियन इक्वेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक तो तुम्हें ये चीज़ नोटिस करनी है कि जो कोएफिशिएंट है ना एक्स वाई जेड के, वो क्या है 1 है। देखो ध्यान से देखो, एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट कितने हैं 1। तो अगर तुम्हें कोई इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दी गई होगी, तो सबसे पहले तुम्हें उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तभी तुम उसको आगे प्रोसीड कर पाओगे। और इस पे मेंस क्या, इस स्टैंडर्ड फॉर्म पे कई बार एडवांस भी तुम्हें फंसा सकता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म तुम्हें बढ़िया से पता होनी चाहिए कि जो लाइन डिनोमिनेटर में जो लिखे हुए हैं, ये क्या है, लाइन की डायरेक्शन वेक्टर हैं, और इनका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए एक्स वाई जेड का, और ये क्या है तुम्हारे फिक्स पॉइंट है। जनरली ज्यादातर कौन सा फॉर्म तुम्हारा यूज हो रहा होगा, कार्टेशियन फॉर्म ज्यादातर यूज हो रहा होगा, कि तुम्हें क्या लिखनी है, स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखनी है। तो कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, एक्स का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो 7 से डिवाइड कर दो, तो इधर कितना बचेगा तुम्हारा x - 2/7 अपॉन -1/7 इज इक्वल्स टू, यहाँ 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये बचेगा तुम्हारा y अपॉन -3/2 इज इक्वल्स टू, यहाँ 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये बचेगा z + 3/2 अपॉन 2 है तो 2 से डिवाइड कर दिया तो ये कितना बना 1 बन गया। ठीक है, तो अगर तुम्हारा पॉइंट, अब तुम क्या करो, यहाँ से पॉइंट फाइंड करोगे कौन से पॉइंट से पास कर रही है लाइन। तो पॉइंट क्या रहा होगा जिससे लाइन पास कर रही है, वो रहा होगा 2,7 0 और माइनस का कितना 3/2। ये बात तुम्हें समझ आती होगी। फिर तुम्हें देखनी होगी कि डायरेक्शन क्या रही होगी, तो डायरेक्शन रही होगी तुम्हारी 1/7 माइनस का 3/2 1। ये क्या रहे होंगे, इस लाइन के डी रहे होंगे, और ये पॉइंट रहा होगा जहाँ से लाइन पास कर रही होगी, उसको मैं ए बोल देता हूँ, ठीक है। सिमिलरली तुम्हें अब क्या करना है, यहाँ से भी स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालनी है। अब यहाँ अगर तुम देखोगे तो 2 इक्वेशंस तुम्हें दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ y क्या है, कॉमन है, तो जो भी वेरिएबल कॉमन है उसकी वैल्यू निकाल लो दोनों इक्वेशन से। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूंगा y की, क्या रहेगी, x - 9, 9 को उधर ले गया अपॉन 3 इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू, यहाँ से भी तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी y की, तो यहाँ से वैल्यू क्या आई होगी, z + 3/2 आई होगी। अब अगर तुम देखोगे तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ 1 लगा दो, तो पॉइंट अगर तुम देखोगे तो क्या रहा होगा 9,0, -3, इस पॉइंट से ये पास हो रहा है। और डायरेक्शन वेक्टर क्या है, इसके डी क्या है 312। अब तुम्हें इसको कन्वर्ट करना है, तो देखो ये वाला तो ऑलरेडी कन्वर्टेड है, इसको जब तुम कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखोगे, इसको y - 2 3 से डिवाइड कर दोगे तो माइनस का 2/3, और जो टर्म अलग थलग रहता है ना, उसको तुम्हें क्या करना है, इस 2 को इधर लाना है, तो ये रहा होगा तुम्हारा z + 2, और डिनोमिनेटर में इधर आएगा 0। पॉइंट और डी तो तुम इसके निकाल लोगे, बट यहाँ ये जो 0 है ना, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, बट ये डायरेक्शन को शो कर रहा है, इसलिए ये क्या है, वैलिड है। अब दूसरी बात ये है कि इस 0 का मतलब क्या है, इस 0 का मतलब ये है कि जो तुम्हारी लाइन है वो परपेंडिकुलर टू z एक्सिस है और पैरेलल टू xy प्लेन है। ये इसका मतलब है, ये ध्यान रखना अच्छे से। इससे होगा क्या, तभी तो z की वैल्यू कांस्टेंट रह पाई होगी। अगर z की वैल्यू कांस्टेंट है तो लाइन जो होगी वो xy प्लेन के पैरेलल होगी, और z एक्सिस के क्या होगी, परपेंडिकुलर रही होगी। तुम्हारा जो नया टाइटल है वो क्या है, लाइन के ऊपर एक पॉइंट को अज्यूम करना। तो जो कोई भी पॉइंट होगा लाइन के ऊपर, वो कैसा दिख रहा होगा, फिक्स पॉइंट प्लस लैम्डा टाइम ऑफ डायरेक्शन। ये तुमने वैसे भी वेक्टर फॉर्म में पढ़ा होता है कि आर वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ डायरेक्शन। तो वही तो मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ आर क्या होता है तुम्हारा, जनरल वेक्टर होता है, जनरल पॉइंट होता है, ठीक है। तो यही है कि कोई भी पॉइंट जो होगा इस लाइन पे वो कैसा दिख रहा होगा, पॉइंट प्लस लैम्डा टाइम ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन कितनी है 2। अगला वाला क्या रहा होगा, पॉइंट प्लस लैम्डा टाइम ऑफ डायरेक्शन।
पॉइंट प्लस लैम्डा टाइम ऑफ डायरेक्शन, तो 1 प्लस 4 लैम्डा डायरेक्ट आ जाएगा तुम्हारा। बाकी अगर इक्वेशन दी गई होगी, जैसे ये 3 वेरिएबल्स होंगे तो उसको लैम्डा मानना और फिर वैसे भी निकाल सकते हो। बट जब तुम ऐसे डायरेक्ट निकाल पा रहे हो तो टाइम सेव करो ना। तो देख क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन कि तेरे पास कोई एक पॉइंट है, उसको मैं अगर पी बोल दूं, वो है 7 कॉमा -2 11, ठीक है, ये है मेरा पॉइंट पी। फिर ये बोल रहा है कि तेरे को इसकी डिस्टेंस निकालनी है इस लाइन से। अब जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, उसकी डायरेक्शन ये है। तो तेरे को पॉइंट पता है और ये बोल रहा है कि मेरे को इस लाइन से ऐसे कुछ डिस्टेंस निकाल के दो। तो लेट्स से यहाँ इस लाइन पे ये क्यू पे इंटरसेक्ट करता है, तो अगर तेरे को क्यू के कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं तो तू डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के बड़ी आसानी से डिस्टेंस निकाल देगा। अब उसके लिए तेरे को उसकी ना डायरेक्शन दे रखी है, डायरेक्शन कितनी है 2 -3 6, ये डायरेक्शन दी गई है। तो क्यू क्या है इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब तेरे को क्या निकालना है, बस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है दो लाइन का। तो पॉइंट कैसे मानते थे लाइन पे, तो लाइन L1 पे जो पॉइंट रहा होगा, कोई भी जनरल पॉइंट, वो कैसा रहा होगा, पॉइंट प्लस लैम्डा टाइम डायरेक्शन। फिक्स पॉइंट तेरा 7 है तो 7 + 2 लैम्डा, ये मैं बता चुका हूँ तुम्हें पॉइंट कैसे मानते हैं, -2 -3 लैम्डा, और ये रहा होगा तुम्हारा 11 + 6 लैम्डा, ठीक है। सिमिलरली तुम पॉइंट मानोगे L2 वाली डायरेक्शन में, L2 वाली लाइन पे, तो L2 वाली लाइन पे पॉइंट क्या आया होगा तुम्हारा, ये आया होगा 6 + म्यू, और फिक्स पॉइंट है तुम्हारा 4 + 0 टाइम्स ऑफ म्यू, और अगला आया होगा तेरे पास 8 + 3 म्यू, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, कि लाइन L1 का जो पॉइंट है वही तो L2 पे लाइन करना चाहिए, तो ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम। तो मैं इन दोनों के लिए ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करा देता हूँ। तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा कि -2 -3 लैम्डा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4, ठीक है। तो यहाँ से मुझे लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, लैम्डा कितना आ जाएगा, यहाँ से -2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू सेटिस्फाई करानी है तो ये बनेगा -1 = 8 + 3 म्यू। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि म्यू की वैल्यू कितनी है, -3 है। लैम्डा आ गया, म्यू आ गया। अब क्रॉस चेक करना कभी भी मत भूलना, ये लास्ट वाला जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ से पता चलता है कि लाइन्स इंटरसेक्टिंग है भी या नहीं। लास्ट वाला पार्ट चेक करना कभी भी मत भूलना, यहीं से तो तुम्हें पता चलेगा कि जो लाइन्स है वो इंटरसेक्ट कर भी रही है या नहीं। तो जब तुम इन दोनों को इक्वेट करोगे, लैम्डा की वैल्यू -2 है तो ये 7 - 4 कितना 3, और म्यू की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, म्यू की वैल्यू है -3, तो 6 - 3 कितना 3, ठीक है। मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा इन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग। अब चाहे तुम L1 में लैम्डा की जगह -2 रख दो, या फिर L2 में म्यू की जगह -3 रख दो, तुम्हें क्या मिल जाएंगे, क्यू के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और क्यू के कोऑर्डिनेट्स अगर मिल गए, पी के तुम्हें पता थे, तो फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो। मजदूरी है, बढ़िया से मजदूरी करो, ठीक है। ये टॉपिक तो मेंस का फेवरेट है, बहुत सारे सवाल आते हैं इस टॉपिक से, और बहुत इजी होता है। ये एक मेथड होता है, स्टैंडर्ड मेथड, वही लगाते हो तुम हर बार, उससे तुम्हारा क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। टॉपिक का नाम है इमेज इन द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। डायरेक्ट क्वेश्चन से समझते हैं, कोई फॉर्मूला वगैरह याद नहीं करना इसके लिए। तो ये एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पी बी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, मतलब एक पॉइंट दे रखा है और एक लाइन दे रखी है। इस पॉइंट से तुम क्या करोगे, इस लाइन पे, ये थी तुम्हारी लाइन एल, इस लाइन पे एक पॉइंट है लेट से ए, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं 1, 2, 2। यहाँ से तुमने इस लाइन पे क्या ड्रॉप किया, परपेंडिकुलर, तो ये जो फुट आया है इसका, इसको बोला गया है पी। अब ये जो लाइन एल दी गई है, इसकी डायरेक्शन देखो, यहाँ से डायरेक्शन तुम डायरेक्ट देख सकते हो, क्या है 1 -1, 2 है कि नहीं, हाँ। और इस लाइन पे एक पॉइंट लाई करता है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 1 -1, 2, ठीक है। इतना तो तुम्हें दिख ही रहा होगा। अब क्योंकि ये जो पॉइंट पी है ये लाइन एल पे लाई करता है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स मैं आसानी से मान सकता हूँ, कैसे, पॉइंट प्लस लैम्डा टाइम डायरेक्शन। तो जो पी के कोऑर्डिनेट्स रहे होंगे वो रहे होंगे 1 + लैम्डा, -1 - लैम्डा, 2 + 2 लैम्डा। ये मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है कैसे मानते हैं पॉइंट्स। अब साफ साफ दिख रहा है कि जो एपी वेक्टर रहा होगा, जो एपी वेक्टर रहा होगा, अगर मैं इसको बी वेक्टर बोल दूं इसकी डायरेक्शन को, जो कि गिवन था, तो ये इसके परपेंडिकुलर है कि नहीं, हाँ। तो अगर ये इसके परपेंडिकुलर है तो एपी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या रहा होगा, 0 रहा होगा, ठीक है। अब एपी वेक्टर तुम्हें निकालना है, तो एपी वेक्टर निकालना बड़ा आसान है, पी के कोऑर्डिनेट्स तुम्हें पता है, तो हेड माइनस टेल कर दो। तो पी के कोऑर्डिनेट्स में से ए के कोऑर्डिनेट्स माइनस कर दो, तो 1 + लैम्डा -1 कितना, लैम्डा, -1 - लैम्डा में से 2 माइनस करो, कितना बचेगा, तो ये बचेगा तुम्हारा -3 माइनस का लैम्डा। 2 + 2 लैम्डा में से 2 माइनस करो, कितना बचेगा, ये बचेगा 2 लैम्डा, ठीक है। डॉट, इसका डॉट करना है बी से, तो बी क्या है 1 -1 2, इसको तुम्हें 0 के बराबर करना है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा लैम्डा। फिर ये जब तुम -1 से मल्टीप्लाई करोगे, बचेगा तुम्हारा लैम्डा +3, ये बचेगा 4 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। तो 4 लैम्डा + 2 6 लैम्डा +3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू तुम्हारी आ रही है -1/2। अगर लैम्डा आ गया तो मतलब पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स आ गए, तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या रहे होंगे तुम्हारे,
पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हो गए, 1 में से हाफ गया तो कितना, हाफ, फिर ये बचा तुम्हारा माइनस का 3/2, नहीं माइनस का 1/2 है ना, तो -1 प्लस हाफ, तो ये माइनस का 1/2 ही बचेगा, और ये बचेगा तुम्हारा 2 + 2 लैम्डा, तो 2 - 1 कितना, 1। तो ये आ गए तुम्हारे पी के कोऑर्डिनेट्स। अब पी के कोऑर्डिनेट्स आ गए, इस क्वेश्चन में तो इमेज नहीं पूछा है, बट मैं तुम्हें इमेज बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। तो इमेज में क्या होता है कि ये जो पी पॉइंट है, ये क्या होता है तुम्हारा मिड पॉइंट की तरह वर्क करता है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स मैं अगर इसको मान दूं ए डैश, इसके कोऑर्डिनेट्स अगर अल्फा बीटा गामा है, तो पी क्या हो रहा होगा तुम्हारा, मिड पॉइंट रहा होगा। तो अल्फा प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू कितना, हाफ। सिमिलरली तुम करोगे बीटा प्लस 2/2 इज इक्वल्स टू कितना, माइनस का हाफ। इसी तरह से तुम गामा के लिए करोगे तो तुम्हें इमेज के कोऑर्डिनेट्स अल्फा बीटा गामा भी मिल जाएंगे। ऑल्दो इस क्वेश्चन में नहीं पूछा था, बट तुम्हें पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं, टॉपिक कवर कर रहे हैं ना हम। आगे भी इसने कुछ पूछा है, तो पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद उसने एक और इन्फो दी है कि ये कोई लाइन है आर और लाइन एल दे रखी है, दोनों लाइन दे रखी है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अब तुम खुद निकालोगे, वो बेसिक सी मजदूरी है जो तुम्हें खुद करनी है। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ कैसे निकाल। उसके बाद में क्या आ जाएगा तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्या दे रखा है, क्यू, तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, पी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, तो ये तो तुम सोए सोए निकाल दोगे। नया टाइटल है, वो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। ठीक है, तो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा लाइंस के बारे में, थोड़ा फील ले लेते हैं कि लाइंस जो होगी वो किस टाइप की होती हैं। तो लाइंस जो होती हैं बेसिकली या तो एक ही प्लेन में होंगी या फिर एक प्लेन में नहीं होंगी। तो अगर लाइंस एक प्लेन में होंगी, कोप्लेनर होगी, तुम ऐसे समझ सकते हो इसको, अगर तुम अपने पेज पे कोई भी 2 लाइन बनाओगे कॉपी के पेज पे, तो वो इन तीनों के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। या तो लाइंस कैसी रही होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस रही होंगी, या फिर तुम्हारी लाइन पैरेलल रही होंगी, या फिर कोइंसिडेंट रही होंगी। अगर पैरेलल लाइंस में एक भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाता है तो उन लाइंस को हम क्या बोल देंगे, कोइंसिडेंट लाइन बोल देंगे। समझ गए होंगे बात को बढ़िया से। इन तीनों के अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, सोचो अपने पेज पे अगर तुम बनाओगे तो। ठीक है, अब हम देखते हैं स्क्यू लाइंस क्या होती हैं, मतलब ऐसी लाइंस जो ना तो इंटरसेक्टिंग है ना पैरेलल है। ठीक है, एक तो ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। दूसरी, ये जो स्क्यू लाइंस होती हैं ये एक प्लेन में नहीं होती, इनको हम बोलते हैं नॉन कोप्लेनर लाइंस। ठीक है, अब जो तुम्हारे क्वेश्चन आते हैं वो मेनली आते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के बिटवीन द स्क्यू लाइंस। एक आर्टिकल पैरेलल लाइंस वाला भी होता है, बट मेनली यही पूछा जाता है ज़्यादातर। तो इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ये फॉर्मूला होता है क्या, कि तुम्हें 2 इक्वेशंस दी गई होती हैं लाइंस की इस तरह से, तो तुम्हें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ये फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। अगर कोई रात को 2 बजे भी पूछ ले तो रटा होना चाहिए बिल्कुल ऐसे फर्स्ट क्लास। और अगर किसी को जानना है ये आया कैसे, तो वो भी मैं बता दूंगा, बट पहले एक बार ये देख लो होता क्या है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि ये जो A2 वेक्टर और A1 वेक्टर का डिफरेंस है, मतलब ये जो फिक्स पॉइंट होते हैं लाइन के, इनका डिफरेंस और उनका डॉट प्रोडक्ट लिया गया है। एक वेक्टर B1 है, B2 मतलब लाइन के जो दोनों DR हैं, उनके क्रॉस प्रोडक्ट लिया पहले मैंने, फिर उसका डॉट लिया जो डिफरेंसेस वाला वेक्टर बन रहा था उससे, और नीचे इसके मॉड से क्या कर दिया मैंने, डिवाइड कर दिया। ये फॉर्मूला है जो कि तुम्हें याद होना चाहिए। अब मैं बता देता हूँ कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से है। तो ये जो लाइंस थी, इसको इमेजिन करो कि ये स्क्यू लाइंस है, ये मैंने तुम्हें पेपर पे बना के दिखाई है, मतलब इसलिए तुम्हें ऐसा दिख रहा होगा कि ये तो आगे जाके इंटरसेक्ट कर जाएगी, बट ऐसा होगा नहीं। इसको अज्यूम करो कि ये जो लाइन है ये प्लेन से बाहर आती हुई लाइंस है। ठीक है, तो ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि हमने पढ़ा होता है, कहाँ पढ़ा होता है, एओडी वगैरह में पढ़ा होता है कि किसी भी कर्व के बीच में जब हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं तो वो दोनों के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। मतलब अगर इन दोनों लाइंस के बीच में तुम्हें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो वो इन दोनों लाइंस के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, पहली बात तो ये। ठीक है, तो इस लाइन के अलोंग तुम्हें डायरेक्शन पता है B1, इस लाइन के अलोंग तुम्हें डायरेक्शन पता है B2, तो जो इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आई होगी वो B1 के भी परपेंडिकुलर होगी, वो B2 के भी परपेंडिकुलर होगी, मतलब वो किसके अलोंग होगी, B1 क्रॉस B2 के अलोंग होगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, इस लाइन पे पॉइंट है A, इस लाइन पे पॉइंट है B, तो तुम्हें एक AB वेक्टर पता है, तो तुम क्या करोगे, इस AB वेक्टर का प्रोजेक्शन ले लोगे अलोंग B1 क्रॉस B2। तो वही मैंने यहाँ लिखा है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ द AB वेक्टर ऑन B1 क्रॉस B2। ठीक है, तो अब देख लो, वेक्टर में हमने पढ़ा होता है कि कोई एक वेक्टर A था, उसका प्रोजेक्शन अगर तुम B पे लेते हो तो क्या लिखते हो, A वेक्टर डॉट B कैप। या फिर तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि A का प्रोजेक्शन लेना था तुमको B के अलोंग, तो दोनों का डॉट अपॉन जिसके ऊपर प्रोजेक्शन लिया गया उसको ऐसे बोलते हैं। ठीक है, इसको याद करने का तरीका भी मैं तुम्हें बता देता हूँ, बड़ा फनी सा तरीका है। ये कोई एक वेक्टर A था, इसके अलोंग तुम प्रोजेक्शन ले रहे थे, तो सबसे पहले तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर जिसके अलोंग प्रोजेक्शन, मतलब ये A वेक्टर जो होगा ये B पे गिरेगा, तो B क्या करेगा, चीखेगा, तो B चीखेगा तो उसको अपन ने क्या किया है, नीचे डिवाइड कर दिया गया है। ऐसे तुम इसको याद कर सकते हो। बाकी इतनी देर में मैंने इसका डेरिवेशन बताया, बट
तेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जानना, अगर तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है तो फॉर्मूला याद रखो, वेल एंड गुड, समझ में आ गया तो भी अच्छी बात है। इस पे क्वेश्चन भर भर के पूछे गए हैं, तो तुम क्या करोगे, देखो क्वेश्चन से समझने का ट्राई करेंगे। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। तुम्हें 2 लाइन की इक्वेशन दी गई है और बोला गया है कि उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है, तो तुम मुझे बता दो कि अल्फा की सारी पॉसिबल वैल्यूज का सम कितना रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तुम लिख लो b1 वेक्टर, मतलब पहली वाली लाइन का dr वेक्टर, वो कितना है तुम्हारा 2,3,4। ठीक है, दूसरा तुम लिख लो दूसरी वाली लाइन का dr, तो दूसरी वाली लाइन का dr कितना है 1 अल्फा 1। ठीक है, अब तुम्हें सबसे पहले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए इन दोनों का क्या करोगे, क्रॉस निकालोगे, तो b1 क्रॉस b2 तुम्हें निकालना पड़ेगा, जो कि बहुत ही आसान है। आई कैप जे कैप के कैप, इधर रहा होगा तुम्हारा 2, 3, 4, ये है तुम्हारा 1 अल्फा 1, तो यहाँ से तुम निकाल लोगे, तो ये कितना आएगा तुम्हारा, आई कैप आ जाएगा 3 - 4 अल्फा माइनस जे कैप कितना आ जाएगा इधर से, ये आ जाएगा 2 - 2, और इधर आ जाएगा प्लस के कैप कितना आ रहा है 2 अल्फा -3। ठीक है, तो ये तुमने निकाल लिया पहले तो इनका क्रॉस, और इसका तुम्हें मॉड भी चाहिए होता है, डिनोमिनेटर में मॉड भी आता है, तो मॉड भी निकाल लो। तो इसका मॉड कितना रहा होगा तुम्हारा, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर, तो 3 - 4 अल्फा का होल स्क्वायर, प्लस ये तुम्हारा 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना 4, प्लस 2 अल्फा -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बना होगा। अब लिख लेते हैं पॉइंट, फिक्स पॉइंट जो है पहली लाइन वाला, उसको मैंने a1 बोल दिया, तो वो कितना दे रहा है तुमको 1 2 3 साफ साफ दिख रहा है। a2 जो दिख रहा है वो कितना दिख रहा है तुम्हारा, a2 है मेरे पास दिख रहा है 0,0,5। अब मैं क्या करूंगा, ठीक है, क्योंकि मॉड लगा होता है, तो चाहे a2 - a1 निकाल लो, चाहे a1 - a2 निकाल लो, सेम ही बात है, मैं a1 - a2 निकाल देता हूँ। तो इधर कितना रहा होगा तुम्हारा 1 रहा होगा, 1 कॉमा ये तुम्हारा रहा होगा 2, और ये रहा होगा -2, 1 2 -2। ठीक है, इसका तुम्हें क्या करना होता है, डॉट करना होता है, किसके साथ डॉट करना होता है, क्रॉस प्रोडक्ट के साथ। तो क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आई है 3 - 4 अल्फा 2, और एक आई है 2 अल्फा -3, इसके साथ तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट होगा। डिवीजन में होता है तुम्हारा इसके साथ क्या, ये क्रॉस प्रोडक्ट वाला b1 क्रॉस b2, इसकी वैल्यू तुम्हें यहाँ डिवाइड करनी पड़ेगी। तो वैल्यू क्या है, जो भी वैल्यू है बड़ी सारी वो लिखो। इसकी वैल्यू उसने तुम्हें दी है क्या, 5/√6। ठीक है, आगे प्योर मजदूरी है, वो तुम्हें खुद करनी चाहिए, और वो तुम खुद ही करोगे। जब तुम खुद कर लोगे तो तुम्हें फाइनली एक क्वाड्रेटिक मिल जाएगी अल्फा में। मजदूरी करने के बाद क्या मिलेगी, क्वाड्रेटिक इन अल्फा। जहाँ क्वाड्रेटिक इन अल्फा अगर मिल गई, तो फिर वो तुमसे क्या पूछ रहा है, तो 2 वैल्यूज रही होंगी अल्फा की, एक अल्फा 1 अल्फा 2, तो उनका क्या पूछा जा रहा है, सम। तो सम क्या रहा होगा तुम्हारा -b/a, समझ रहे हो, क्वाड्रेटिक के हिसाब से सॉल्व कर लेना, आगे तुम कर लोगे। ठीक है, तो मेन तो बस वही है कि फॉर्मूला है, तो सबसे पहले तुमने b1 निकाला, फिर तुमने b2 निकाला, फिर इन दोनों का क्रॉस निकाला, और एक बार मॉड निकाल लिया, और a2 - a1 निकाल दिया, इसके साथ तुमने क्या ले लिया, डॉट ले लिया, नीचे इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। ठीक है, बस ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने वाली बात है नहीं। तो हमारा नया टाइटल है, ये बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला बेस्ड टाइटल है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशन फॉर द कोप्लेनरिटी, अगर बोला जाए कि कोई भी 2 लाइंस कोप्लेनर है, तो तुम्हें इस बॉक्स की वैल्यू को 0 कर देना है, या फिर इस वैल्यू को 0 कर देना है। फॉर्मूला है जो कि तुम्हें बढ़िया से याद होना चाहिए, या फिर तुम इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो तुमने अभी पढ़ा था स्क्यू लाइंस वाले टॉपिक, रेटर वाला टर्म है, उसको तुमने क्या पुट कर दिया है, 0 पुट कर दिया है। ठीक है, ये तो समझ आता है, बट इस बॉक्स के अंदर क्या टर्म्स लिखी हुई है वो मैंने तुम्हें पहले भी बता दिया है, वापस बता देता हूँ। b1 और b2 क्या है, दोनों लाइन के dr है, और a2 - a1 क्या है कि जो दोनों लाइन पे पॉइंट है उनके डिफरेंसेस है। ठीक है, एडवांस में आ चुका है, बहुत ही हलवा सवाल है, डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड सवाल है, कुछ नहीं है इसमें, बस लाइन को तुम्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना आना चाहिए। अब ये वैल्यू जो है अलग थलग लिखी हुई है, तो अब तुम नोटिस करोगे कि एक्स की वैल्यू कभी चेंज ही नहीं हो रही है। ठीक है, तो x की वैल्यू हमेशा ही कांस्टेंट है, तो इससे साफ साफ पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि ये जो लाइन रही होगी ये x एक्सिस के परपेंडिकुलर रही होगी, तो नीचे क्या आया होगा, 0 आया होगा। ये बात मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ। ये दोनों तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, y - 0 अपॉन 3 - अल्फा इक्वल्स टू z - 0 अपॉन -2, ये रही तुम्हारी पहली लाइन। सिमिलरली दूसरी वाली लाइन लिखोगे तो x - अल्फा बाई 0 इक्वल्स टू व्हाट, y - 0 अपॉन -1 इक्वल्स टू z - 0 अपॉन कितना लिखा हुआ है 2 - अल्फा। ठीक है, तो दोनों लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद क्या करना है, कोप्लेनर है, तो कोप्लेनर का फॉर्मूला क्या होता है कि a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर b1 वेक्टर b2 वेक्टर, इन तीनों का बॉक्स की वैल्यू क्या है 0। ये मैं अभी तुम्हें बता चुका हूँ। तो ये करना है तो बस सिंपल आई कैप जे कैप के कैप करो यार, अब तो मजदूरी है, इसकी वैल्यू को क्या करना है 0। तो देखो a2 - a1, तो इसका फिक्स पॉइंट कितना है 5 0 0, यहाँ कितना बन रहा है अल्फा 0 0, तो इसका डिफरेंस ऊपर बनेगा, तो ये बनेगा तुम्हारा 5 - अल्फा 0 0,
यहाँ से फिक्स पॉइंट साफ साफ दिख रहे हैं 0, 3 माइनस एल्फा माइनस 2, और यहाँ से थर्ड वाली लाइन के भी डी आर साफ साफ दिख रहे हैं क्या, 0 माइनस 1 2 माइनस एल्फा। इस डिटर्मिनेंट को अब तुम्हें क्या करना है, 0 करना है, और फिर बताना है कि अल्फा की कितनी पॉसिबल वैल्यूज रही होंगी। अब ये तो बच्चा बच्चा कर लेगा, इसको सॉल्व करना है, मजदूरी है, वो तुम करोगे। तो अल्फा की तुम्हारे पास कितनी वैल्यूज आ जाएंगी, 3 वैल्यूज आ जाएंगी। तो इसका आंसर कितना रहेगा तुम्हारा, 3 वैल्यूज रहेगा। अभी रिसेंट टाइम्स में क्या हो रहा है, 2024 और 2025 में स्पेशली इस पे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो तुम्हें ये टॉपिक भी पढ़ना चाहिए। ये कोई नया टॉपिक नहीं है, बस एक अप्रोच है जो हमने पहले पढ़ा था, स्क्यू लाइंस वाला, उसी से रिलेटेड है। वहाँ हमने क्या किया था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की वैल्यू निकाली थी, डी की वैल्यू। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की या तो इक्वेशन की वैल्यू निकाल रहे हैं या पी और क्यू कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। ऐसा ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो तुम्हें क्या दिया होगा, वापस वही 2 लाइन की इक्वेशन दी गई होगी। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, पी फाइंड करोगे, ठीक है। पी कैसे फाइंड करोगे, क्योंकि ये लाइन L1 पे लाई करता है, तो पी को तुम लिख सकते हो इन द टर्म्स ऑफ लैम्डा, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर तुम सिमिलरली क्यू को फाइंड करोगे, तो क्यू भी क्योंकि लाइन L2 पे लाई करता है, तो लाइन L2 की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो तुम इसकी इक्वेशन लिख सकते हो म्यू की टर्म्स में। तो तुमने पी और क्यू फाइंड कर लिया। पी और क्यू फाइंड करने के बाद तुम पी क्यू वेक्टर फाइंड करोगे, ऑब्वियसली बड़ी आसानी से हो जाएगा, क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर कर देना, तो उससे तुम्हारा पी क्यू वेक्टर आ जाएगा। पी क्यू वेक्टर निकालने के बाद तुम क्या करोगे कि बी1 वेक्टर और बी2 वेक्टर का क्रॉस निकालोगे, क्योंकि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो किस वेक्टर के अलोंग होती है, इन दोनों के परपेंडिकुलर के अलोंग होती है, तो मतलब b1 क्रॉस b2 वेक्टर के अलोंग होती है। अब तुम्हें पता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो pq के अलोंग है, तो pq किसके पैरेलल हुआ, इसके पैरेलल। अगर पैरेलल हो गया तो तुम उसको ऐसे लिख सकते हो, फिर बाद में क्या कर देना, इन दोनों टर्म्स के रेशियो को सेम कर देना और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। खुद से पीवाईक्यू करना है इसका तुमने ना, ठीक है।